इंडियन रेलवे के कर्मचारी संगठन की तरफ से भारत में वेतन आयोग को फिटमेंट फॉर्मूले को लेकर के एक सुझाव दिया गया है, जिस सुझाव के मुताबिक पे स्केल 17-18 पर कार्यरत जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी सैलरी 10 लाख के आसपास हो सकती है। तो अब इस पूरी सैलरी को लेकर के जब से ये सुझाव पब्लिक लेवल पर आया है, तब से इसको लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है कि सैलरी क्या 10 लाख हो जाएगी, कितना फॉर्मूला होगा, क्या हो सकती है तमाम चीजें। तो उन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपका वेतन आयोग क्या है, फिटमेंट फॉर्मूला क्या होता है, इसके साथ साथ जो इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई है, वो ग्रेडेड रिकमेंडेशन क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्या फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, उसको भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो अभी ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि वेतन आयोग यानी कि जो आपका जो वेतन आयोग है, वेतन आयोग पे कमीशन जो है, उसकी तरफ से अलग अलग जो आपके कर्मचारी संगठन है उनके साथ जो बातचीत है, उनके साथ जो डिस्कशन है, उसकी शुरुआत कर दी गई है। और इसी सिलसिले में आपका इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजरी एसोसिएशन, जो सुपरवाइजर्स एसोसिएशन होता है, उसके साथ बातचीत की गई। और इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से जो फिटमेंट मॉडल है, जो टियर्ड फिटमेंट मॉडल है, वो यहां पर पेश किया गया है। तो अब ये टियर्ड फिटमेंट मॉडल क्या है, इसमें हम क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और जिस बात को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि क्या कर्मचारियों की सैलरी 10 लाख तक हो सकती है, उसको भी यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका पूरा एनालिसिस जो है वो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी वीडियो में किया गया है। लेकिन एनालिसिस शुरू करने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि जो आपका पे कमीशन है, जो वेतन आयोग है, वेतन आयोग करता क्या है, वेतन आयोग है क्या। उसकी अगर आप बात करें, वेतन आयोग बेसिकली आपका भारत सरकार की तरफ से गठित किए जाने वाला एक बॉडी है, एक निकाय है, जिसका मुख्य काम है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी तमाम आपके कर्मचारी हैं, चाहे वो आपका वर्तमान कर्मचारी हो, चाहे वो पूर्वरत कर्मचारी हो, उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उनको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, इस बात की सिफारिश देना, इस बात की रिकमेंडेशन देने का काम जो है वो वेतन आयोग की तरफ से किया जाता है। फिलहाल अगर आप देखें वर्तमान समय में 8th पे कमीशन जो है वो काम कर रहा है। 8th पे कमीशन को जनवरी 2025 में गठित किया गया था। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, इनका नाम हमको पता होना चाहिए। तो 8th पे कमीशन के हेड कौन है, इनका नाम है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो हैं रहे हैं। इसके अलावा ये जो रिकमेंडेशन यहां पर दी जाएगी, जो 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 सुझाव यहां पर दिए जाएंगे 8th पे कमीशन की वजह से, उसका प्रभाव कितना व्यापक होगा, वो इस बात से आप समझ सकते हैं कि इन रिकमेंडेशंस की वजह से भारत सरकार के अंतर्गत वर्तमान समय में जो 50 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी सैलरी चेंज हो जाएगी, उनकी सैलरी में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ 65 लाख जो आपके पेंशनर्स भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, इसमें ना तो इसमें आपके राज्य के कर्मचारी शामिल नहीं हैं, इसमें पीएसयूज के कर्मचारी शामिल नहीं हैं, इसमें प्योरली जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनकी सैलरी यहां पर चेंज होने वाली है। तो 50 लाख जो वर्तमान कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी चेंज होगी, और जो 65 लाख आपके पेंशन भोगी हैं, उनकी पेंशन यहां पर चेंज होने वाली है। इसके अलावा अगर आप बात करें वेतन आयोग के बारे में, वेतन आयोग जो है वो आपका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसमें जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आता है, व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। और इसको 1946 से लेकर के हर 10 साल बाद भारत सरकार गठित करती है, ताकि अपने कर्मचारियों की जो सैलरी है उसको चेंज किया जा सके। इसके अलावा न केवल इनकी जो रिकमेंडेशन होती है, उसका प्रभाव न केवल आपको भारत सरकार के कर्मचारियों पर देखने को मिलता है, बल्कि उसके साथ साथ आपका स्टेट के जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, उन पर भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है। स्टेट के जो एम्प्लॉइज हैं उन पर भी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार जो है वो आपका सेंट्रल पे कमीशन के रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लेती हैं और उसी हिसाब से अपने कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ा देती हैं। तो न केवल आपका जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी सैलरी पर इंपैक्ट पड़ता है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी पर भी आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। चलिए अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेकर के आए हैं, जिसका नाम है आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स। तो ये जो आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स है, ये आपका एक लाइव ऑनलाइन कोर्स होगा।
इसमें जो क्लासेस हैं वो करोल बाग और नोएडा सेंटर से लाइव होंगी और आप अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने घर पर रहते हुए कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी आप अपनी क्लास को देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में पूरा कोर्स आपको मिलेगा, तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे, 400 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं, सारे सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, मेंस कैप्सूल सीरीज आपको मिल जाएगी, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज आपको मिल जाएगी। आप अपने आंसर्स को भी टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए मेंस का कोई आंसर लिखा है तो उसको आप इवैल्यूएट करा सकते हैं दृष्टि आईएएस के पोर्टल पर। इसके अलावा एआई पावर्ड लर्निंग आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आप यहाँ जो है 3 साल तक का करंट अफेयर की सीरीज भी आपको मिलेगी, तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी भी जो है वो इसमें कवर की जाएगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, बहुत अच्छा पूरा कोर्स है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम यहां से बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे विवाद में जो रिकमेंडेशन यहां पर दी गई है किसकी तरफ से, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई है, उस रिकमेंडेशन में जो मेन पॉइंट है वो फिटमेंट फॉर्मूले को लेकर के है। तो सबसे पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा कि फिटमेंट फॉर्मूला होता क्या है। अब फिटमेंट फॉर्मूले को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि कर्मचारियों की जो सैलरी होती है वो कैसे डिसाइड होती है। तो अगर आपने कभी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, अगर आप सरकार के साथ काम करते हैं तो आपको तो पता ही होगा, या अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में भी काम करते हैं तो ये आपको पता होगा कि सैलरी जो होती है उसके बहुत सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। मान लीजिए आपको अगर 10,000 रुपए की सैलरी मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी जो टोटल सैलरी है वो 10,000 रुपए है। इस सैलरी में भी आपको बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। इस सैलरी में एक तो आपकी मूल सैलरी होती है जिसको बेसिक पे कहा जाता है। मान लीजिए आपका 5,000 रुपए जो है वो आपका बेसिक पे है। इसके अलावा अब इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड करेंगे, जिसमें आप मेडिकल अलाउंस ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 1,000 रुपए मेडिकल अलाउंस है। इसमें आप डियरनेस अलाउंस ऐड कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र में है तो मान लीजिए आपका 2,000 रुपए डियरनेस अलाउंस है। इसमें आप हाउस अलाउंस ऐड कर सकते हैं, अकोमोडेशन को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 1,000 रुपए का आपका अकोमोडेशन हो गया। इसमें आप दूसरे तमाम जितने भी आपके अकोमोडेशन हो सकते हैं, जितने भी आपके अलाउंसेस हो सकते हैं, वो सारे अलाउंस आप ऐड करते हैं। तो इन सारे अलाउंस को ऐड करके मान लीजिए एक्स्ट्रा आपका जो बचता है वो 1,000 रुपए हो गया। तो इन सारे अलाउंसेस को ऐड करके जो है ऐड करके आपकी टोटल सैलरी बनती है 10,000 रुपए। तो इसमें 5,000 रुपए बेसिक पे है, बाकी आपका सारे 5,000 रुपए का अलाउंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी यहां पर आपका जो फिटमेंट फॉर्मूला होता है, फिटमेंट फॉर्मूला जो है वो बेसिक पे को डिसाइड करने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो फिटमेंट फॉर्मूला क्या करता है, बेसिक पे कितना बढ़ेगा। तो इसको अगर आप देखें फिटमेंट फॉर्मूले का क्या मतलब है, फिटमेंट फॉर्मूला एक आपका एक मैथमेटिकल मल्टीप्लायर है जो किसी कर्मचारी की मूल वेतन कौन सा, मूल वेतन यानी कि जो आपका बेसिक पे है, जो आपकी बेसिक सैलरी है, मूल वेतन को नए ढांचे में बदलता है। तो अब होता क्या है, मान लीजिए आपको आपकी सैलरी जो है आप मान लीजिए वेतन आयोग को आपकी सैलरी बढ़ानी है तो क्या बढ़ाया जाएगा, मूल वेतन आपका बढ़ाया जाएगा। तो मान लीजिए आपका फिटमेंट फॉर्मूला 1 रखा जाता है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 5,000 ही रहेगा, यानी कि कोई भी सैलरी नहीं बढ़ी है। अगर आप फिटमेंट फॉर्मूले को 2 रखते हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 10,000 रुपए हो जाएगा। तो आपकी सैलरी 2 गुना बढ़ जाएगी। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपए हो जाएगी। फिर उसके बाद ये 5,000 रुपए अलग से ऐड होगा तो आपकी टोटल सैलरी कितनी हो गई, टोटल सैलरी 15,000 प्लस 5,000 आपका 20,000 रुपए हो गई। तो अभी आपका तो ये वाला चेंज नहीं हो रहा है, आपके अलाउंसेस चेंज नहीं हो रहे हैं। फिटमेंट फॉर्मूले की वजह से केवल आपकी जो बेसिक सैलरी है वो चेंज होती है। तो ये एक डिफरेंस बेसिकली यहां पर आपको याद रखना है। तो आपका क्या होता है, जैसे आपका पुराना वेतन है, हमारे सिचुएशन में पुराना वेतन मान लीजिए 5,000 रुपए था और फिटमेंट फॉर्मूला है, मान लीजिए फिटमेंट फॉर्मूला आपका 3 है, तो आपका नया वेतन कितना हो जाएगा, नया वेतन हो जाएगा आपका 15,000 रुपए। इसमें अलाउंसेस ऐड नहीं होते हैं, जब आप इसमें अलाउंसेस को ऐड करेंगे तो आपकी सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप बात करें 7वें वेतन आयोग की, यानी कि अभी तो वर्तमान समय में आपका 8वां वेतन आयोग है, 7वें वेतन आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, 7वें वेतन आयोग ने जो फिटमेंट फॉर्मूला रखा था वो था आपका 2.57। कितना था, 7वें वेतन आयोग का जो फॉर्मूला था वो था 2.57। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें कि मान लीजिए आपका 6ठे वेतन आयोग में आपकी सैलरी जो है वो 7,000 रुपए थी, 6ठे वेतन आयोग में आपकी सैलरी 7,000 रुपए थी, तो 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फॉर्मूला कितना रखा, ये यहां पर बेसिक पे की बात हो रही है, बेसिक सैलरी की बात हो रही है। तो 7वां वेतन आयोग था उसने फिटमेंट फॉर्मूला रखा 2.57। तो 2.57 से आपको 7,000 को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा
जाएगा ये बढ़ करके हो जाएगा आपका 17,992 रुपए के आसपास होगा, इसको आप 18,000 रुपए कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 18,000 रुपए। तो इस तरीके से फिटमेंट फॉर्मूला आपका काम करता है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो क्या होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पर देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और जो आपका अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो नया मॉडल यहां पर प्रस्तावित है किसकी तरफ से, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से जो नया फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है। तो पुराना जो फॉर्मूला था, यानी कि 7th जो पे कमीशन का फॉर्मूला था वो ये था कि 7th पे कमीशन ने सबसे पहले तो एक बेसिक सैलरी डिसाइड की थी, उसके बाद जितने भी आपके लेवल हैं, जितने भी आपके कर्मचारियों के लेवल हैं, सबके ऊपर सेम फिटमेंट फॉर्मूला लागू किया था। कितना सेम था, 2.57 का सेम फिटमेंट फॉर्मूला जो है वो यहां पर लागू किया गया था। तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपए डिसाइड की गई थी सरकारी कर्मचारियों के लिए, और सेम फिटमेंट फॉर्मूला यानी कि 2.57 का फिटमेंट फॉर्मूला सभी लेवल्स पर लागू कर दिया गया था। लेकिन अब यहां पर जो IRTSA की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है वो प्रस्ताव यह है कि हमको सभी लेवल पर सेम फिटमेंट फॉर्मूला लागू नहीं करना चाहिए। इनका यह कहना है कि बेसिक सैलरी आपका जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, इसमें कहा गया है कि न्यूनतम वेतन जो आप बेसिक सैलरी है वो 52,600 रुपए के आसपास होनी चाहिए, और फिटमेंट फॉर्मूला जो है वो अलग अलग लेवल्स के आधार पर डिसाइड होना चाहिए। इनका यह कहना है कि जो सबसे न्यूनतम फिटमेंट फॉर्मूला है वो 2.92 हो सकता है, और सबसे अधिकतम फिटमेंट फॉर्मूला जो है वो 4.38 हो सकता है। यानी कि इनकी तरफ से फिटमेंट फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए ग्रेडेड अप्रोच की बात की गई है। इस ग्रेडेड अप्रोच पर हम बात करते हैं। जैसे अगर आप देखें, इन्होंने क्या कहा है कि ऐसा एक पिरामिड की तरह हमको यहां पर बनाना पड़ेगा। आपका 1 से लेकर के 5 पे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर हम 2.92 का फिटमेंट फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। इसके ऊपर 6 से 8 लेवल पे लेवल के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर 3.5 का फिटमेंट फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। 9 से 12 लेवल पे स्केल के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर 3.80 का फिटमेंट फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। फिर आपका 13 से 16 लेवल के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर 4.09 लेवल का फिटमेंट फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। और सबसे ऊपर यानी कि 17 और 18 लेवल के जो कर्मचारी हैं, पे स्केल के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए 4.38 का फिटमेंट फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। यानी कि उनकी जितनी भी बेसिक सैलरी है उसमें अगर आप 4.38 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका बेसिक पे निकल करके आ जाएगा। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट डिमांड जो है वो यहां पर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन की तरफ से रखी गई है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो रिकमेंडेशन यहां पर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन की तरफ से दी गई है उसके पीछे का आधार क्या है, यानी कि ऐसा क्यों कहा गया है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो सैलरी है वो होनी चाहिए। उसके पीछे का जो आधार यहां पर दिया गया है वो बहुत सिंपल सा है कि आप अगर देखें तो भारत सरकार के तहत बहुत सारे पे स्केल आपको देखने को मिलते हैं, और हर पे स्केल पर जो काम की जिम्मेदारी है वो अलग होती है। यानी कि पे स्केल 1 पर और पे स्केल 5 पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, और पे स्केल 17 और पे स्केल 18 पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके काम के नेचर में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। काम का नेचर अलग अलग तरीके से अलग हो जाता है। जैसे बहुत सारे जो आपकी लेवल है वहां पर जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो अलग होती हैं, जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग होती है, अकाउंटेबिलिटी अलग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, वर्किंग कंडीशंस अलग होती हैं, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज अलग होती हैं, और इसके साथ साथ आपका जो सुपरवाइजरी रोल है, बहुत सारे आपकी पोस्ट पर सुपरवाइजरी रोल होता है, बहुत सारे पोस्ट पर सुपरवाइजरी रोल नहीं होता है। तो ऐसे में अगर काम की जिम्मेदारी अलग है, अगर काम का नेचर अलग है, तो ऐसे में जो सैलरी बढ़ रही है, जो फिटमेंट फॉर्मूला लागू हो रहा है वो भी अलग अलग होना चाहिए, ऐसा कहा गया है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन की तरफ से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि क्या क्या बातें यहां पर कही गई हैं। पर अगर आप यहां पर देखें कि ये चीज अब यहां पर जिस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद आपको देखने को मिलेगा वो है आपका जो लेवल 17 और लेवल 18 के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, उसको लेकर के जो विवाद हो रहा है। अगर आप देखें, हमने देखा था कि लेवल 17 और लेवल 18 के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो फिटमेंट फॉर्मूला जो रिकमेंड किया गया है वो 4.38 के आसपास है। 4.38 फिटमेंट फॉर्मूले का मतलब यह है क्योंकि इस लेवल पर भी जो कर्मचारियों की सैलरी है वो अलग अलग है, पर जो वेतन वृद्धि हो सकती है वो वेतन वृद्धि आपको 192% से लेकर के या 200% से लेकर के 400% तक की वेतन वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। आप सोच करके देखिए
देखिए कि इस लेवल के जो कर्मचारी हैं उनकी वृद्धि 400% तक हो सकती है। और इस लेवल पर कोई सामान्य कर्मचारी नहीं है, बल्कि भारत सरकार के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, भारत सरकार के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो यहां पर इस लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप एक अनुमान जानना चाहें तो इस लेवल पर अगर किसी व्यक्ति की जो बेसिक सैलरी है वो 2.5 लाख के आसपास है, जो कि सामान्यतः आपको देखने को मिलती है। लेवल 17-18 पर जो सैलरी होती है वो 2.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 2.5 लाख के आसपास है और उसके ऊपर 4.38 का फिटमेंट फॉर्मूला लागू होता है, तो उसकी सैलरी बढ़ करके 10,95,000 रुपए प्रति माह हो सकती है। 10,95,000 रुपए प्रति माह हो सकती है। और इसके अलावा ये तो केवल अभी आपका बेसिक पे है, इसके अलावा इसमें आपको तमाम जो आपके अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो जब आप अलाउंसेस को ऐड करेंगे तो सैलरी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये इसी बात को लेकर के इतना ज्यादा विवाद हो रहा है कि क्या जो आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्या उनकी सैलरी इतनी ज्यादा होनी चाहिए या इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये कहना है कि सैलरी इतनी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे 17 और 18 लेवल के जो कर्मचारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिशियल हैं, वो लगभग जो प्राइवेट सेक्टर में आपको सीईओ और एमडी लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनके समान आप इनको मान सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में सीईओ, सीओओ और इस तरीके के जो तमाम सीएक्सओज होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, उनकी सैलरी आपको इससे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे में यहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हमको सरकार में बेहतर जो आपका ल्यूक्रेटिव एक जो बहुत जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर के आना है, अगर हमको बेहतर टैलेंट को भारत सरकार के पास लेकर के आना है, तो हमको उतनी सैलरी तो कम से कम देनी पड़ेगी जितनी सैलरी आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलती है। तो एक तो ये इसका पक्ष हुआ जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैलरी इतनी होनी चाहिए। दूसरा इसका पक्ष ये है कि बहुत सारे आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि सैलरी इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सैलरी को इतना ज्यादा बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से लेवल 1 और लेवल 5 पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और लेवल 17 और लेवल 18 पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, इनके बीच में सैलरी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये डिफरेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो जो यहां पर आपका विवाद हो रहा है आपका 17-18 कर्मचारियों को लेकर के 400% की सैलरी वृद्धि को लेकर के, उस विवाद को भी हमने यहां पर समझ लिया है। चलिए अंत में अब आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि वेतन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पूर्व कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा करने वाला निकाय है। हमारा दूसरा कथन है, वेतन आयोग का गठन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। हमारा तीसरा कथन है, वेतन आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। हमारा चौथा कथन है, पहला वेतन आयोग वर्ष 1946 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर वेतन आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।